फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्ल्ड में लिबर्टी और इक्वालिटी का मतलब सीख गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज लाइक द वायरस, कोरोना वायरस के जैसा वायरस था। एक कंट्री से निकला तो फिर हर कंट्री में फैलने लगा। सब लोग ये बात करने लगे वर्ल्ड में कि अब हमें आजाद होना है, ये आदि मानव वाली स्टेट हमसे और नहीं झेली जाती, स्लेवरी नहीं झेली जाती हमसे कि राजा महाराजाओं के अंडर हम रहे और बस कुछ पैसा रुपए ना हो और भूखे मरते रहे। तो ये वाला पूरी कंडीशन हर कंट्री, यूरोप के हर कंट्री में चलने लगा, मिडिल ईस्ट में भी यही चलने लगा। मिडिल ईस्ट फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो बहुत लोगों ने दुबई, कतर, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, सबका नाम तो सुना ही होगा। वो सब कंट्री मिडिल ईस्ट का पार्ट है जो यूरोप और एशिया के बीच में रहती है। तो वो सारी कंट्रीज, उसके बाद अफ्रीकन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश प्रेजेंट, जो अभी हम लोग के आस पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी हैं, दे आल्सो स्टार्टेड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। बट लोगों को समझ नहीं आ रहा था। समझ कैसे नहीं आ रहा था? बिकॉज इट वाज नॉट अ वन डे फिनोमेना। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है 10 जुलाई को। मैंने बताया 14 जुलाई को वो इवेंट हुआ है जो हमारी 9th क्लास में लिखा है, जब वो बेस्टिल तोड़ देते हैं। जिनको याद है बस उन्हीं के लिए ये काम का है, बाकी तोड़ गया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बार तो हुआ नहीं है, फेजेस में हुआ है। तुम लोगों को इतना तो याद ही होगा कि मैंने फेजेस पढ़ाए थे कि फर्स्ट फेज हुआ है, फिर सेकंड फेज हुआ है, और उसके बाद में लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ाया और फिर मैंने खत्म करा। तो वो फेज में हुआ है। तो एक कंट्री स्पेसिफिक फिनोमेना बन गई थी। केवल नेपोलियन ही एक अकेला ऐसा है, उसको डिक्टेटर क्यों बोला? फ्रेंच रेवोल्यूशन केवल फ्रांस में शुरू हुआ। वो लोग आपस में लड़ने लगे, उनको मतलब था कि हम लोग लुई 16 को भगाए, ये बहुत टैक्स ले रहा है और वॉर में सारा पैसा खर्चा कर रहा है। बस इतनी सी बात थी, ये वॉर पे सारा पैसा खर्चा कर रहा है, हम लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, यहाँ पे इतनी भुखमरी हो रखी है, हम गरीब है, हमें कुछ मिलता नहीं है, लुई 16 गद्दार है, इसको भगाओ। लुई 16 को भगाते भगाते उनको ये रियलाइज हुआ कि लुई 16 एक अकेला इंसान नहीं था जिसने जनता पर कब्जा कर रखा था। लुई 16 विद हिज मिनिस्टर्स, यानी जितने नोबल्टी, लॉर्ड, यानी करप्शन एक अकेला इंसान नहीं कर रहा था, पूरा का पूरा सिस्टम था। लुई 16 के जितने मिनिस्टर्स थे वो भी करप्ट थे। तो धीरे धीरे पता चला कि फ्रांस को एक बार नहीं कई बार लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अमीरों से लड़ना इतना आसान नहीं है। आज को हम कंट्री में अगर बोले कि नहीं अंबानी ने सबका पैसा खाया हुआ है, चलो अंबानी को मार देते हैं, अंबानी को मारने के बाद में भी अडानी, बिरला, टाटा, ये इतने सारे अमीर और बच जाएंगे, आपको आजादी तब भी नहीं मिलेगी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो एक एक्सपेरिमेंट टाइप से मानो कि एक बार करना उन्होंने शुरू करा, तब उनको लड़ते लड़ते 4-5 साल बीत गए, तब उनको समझ में आ पाया कि आजादी लेनी इतनी आसान भी नहीं है। उसके बाद में भी जो डिक्टेटर आया वो आया नेपोलियन बोनापार्ट, और अल्टीमेटली वो भी एक डिक्टेटर बन गया, क्योंकि जो सिस्टम फ्रांस में वो लगाने की कोशिश कर रहा था वो सिस्टम उसने पूरे यूरोप में लगाने की कोशिश कर ली। और ये 10th में इस सिलेबस में है कि नेपोलियन बोनापार्ट, भाई अगर हमने किसी डिक्टेटर को हटाया है तो हम तो लिबर्टी और इक्वालिटी चाहते हैं, हम ये तो नहीं चाहते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर पे लटक जाए। कि लुई 16 को जैसे तैसे हमने भगाया, अब हम ये नहीं चाहते कोई दूसरा डिक्टेटर आ जाए। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री ये नहीं बताती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री हमको ये बताती है कि तुम लुई 16 को अगर भगा दोगे तो फिर रॉबस्पियर आ जाएगा, अगर तुम रॉबस्पियर को भगा दोगे तो फिर नेपोलियन बोनापार्ट आ जाएगा। मतलब वन और दी अदर डिक्टेटर विल कीप ऑन कमिंग, और तुम्हारे को आजादी तो मिलने से रही। तो बोनापार्ट की प्रॉब्लम ये थी कि उसको लग रहा था कि इक्वालिटी और लिबर्टी का सही डेफिनेशन उसको ही पता है। ठीक है, जैसे रामदेव जी को लगता है कि कोरोना की दवा केवल उन्हीं को पता है, वैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट को ये लग रहा था कि लिबर्टी इक्वालिटी का सही डेफिनेशन उसको ही पता है, और पूरे यूरोप में वो लगाएगा उसको। तो उसने उस तरह से लगाना शुरू करा। अब एज सुन एज यू थिंक दैट यू नो एवरीथिंग, उसी वक्त आप एरोगेंट और ऑटोक्रेटिक हो जाते हो। लिबर्टी का केवल इतना सा मतलब है कि जो बात तुम बोल रहे हो और जो बात सामने वाला बोल रहा है उसको तुम इक्वल रिस्पेक्ट दो। द मोमेंट यू थिंक यू नो एवरीथिंग, तुम एक डिक्टेटर ऑलरेडी बन चुके हो। मेरे ऊपर ये कोई अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेगा, इट डजंट वर्क दैट वे। ओके, सो द मोमेंट यू फील कि आपको सब पता है, यू आर ए डिक्टेटर। समझ गए? बोनापार्ट का वही, नेपोलियन बोनापार्ट का वही सिंपल फंडा था। वो निकला मिलिट्री में से, उसने देखा फ्रांस अभी तक नहीं। सबसे पहला रेवोल्यूशन वो अमेरिकन रेवोल्यूशन 1770 में हुआ है, और पहली कंट्री जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी बनी है वो भी यूएस ही है। तभी यूएस के इतने रौले आजकल, तभी हर जगह से वो लोग के अंदर इतना एटीट्यूड है, सब लोग H1B वीजा लगवा लगवा के यूएस जाते हैं। तुम में से कितने लोगों का प्लान है कि मैं यूएस सेटल हो जाऊंगा? कितने लोगों के चाचा ताया यूएस ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं और हम लोग उन्हें ऐसे देखते हैं, ये तो आसमान से उतरे हुए लोग हैं। जस्ट बिकॉज कि यूएस सबसे पहले इंडिपेंडेंट हुआ था और उसने उस इंडिपेंडेंस का अच्छा यूज करा
और उसके बाद फिर दे हैव अदर रिवॉल्यूशंस हैव कम। ये प्रथम का क्वेश्चन था, इट हैज नॉट कम आउट ऑफ द ब्लू। उसके बाद रशियन, उसके बाद फ्रेंच हुआ है, और फ्रेंच के बाद हम डायरेक्टली रशियन पे जंप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रेंच से पहले कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। किसी दिन डिबेट रखेंगे यूएन पर, फिर आराम से बात करेंगे क्या क्या कंट्री है। बट हमारे सिलेबस का अगला टॉपिक है रशियन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मैं क्यों बार बार बता रही हूँ, क्योंकि यहीं से ही रशियन रेवोल्यूशन तुम समझ सकोगे, वरना तुम्हारे को डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी कि हमने ये दूसरा क्यों पढ़ रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो सिखाते 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 नेपोलियन बोनापार्ट को भी वाटरलू के युद्ध में हराना पड़ गया लोगों को, क्योंकि वो भी एक ऐसा डिक्टेटर बन गया जिसने कि पूरे यूरोप को परेशान कर दिया। तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो लुई 16 में और नेपोलियन बोनापार्ट में कुछ खास डिफरेंस नहीं था। वो अलग तरह से, वो भी अपने मन की चला रहा था, ये भी अपने मन की चला रहा था, बस अलग अलग नीतियां थी। नेपोलियन कुछ अलग चीजों को फेवर करता था और ये अलग चीज को फेवर करता था। हम रॉब्सपियर भी तो अपने मन की चला रहा था। कौन बेटा? मैम रॉब्सपियर है। यही बात तो समझनी है, और ये बात जो समझ गया वो सब समझ गया कि अभी तक हमें ऐसा कोई लीडर मिला नहीं है जो अपने मन की ना चला रहा हो। आफ्टर लुई 16 वी गॉट रॉब्सपियर, जिसने इक्वालिटी ब्रेड निकाली और सबको मजबूर कर दिया कि तुम सब इक्वाली यही वाली रोटी खाओगे। तो देयर वाज नो लिबर्टी। बातें बड़ी बड़ी चल रही थी नेशनल असेंबली में कि जब फ्रांस आजाद होगा तो हम इक्वल हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली मिला क्या? अंडा। बिकॉज वो जो बोलेंगे तुमको वही करना पड़ेगा। रॉब्सपियर को गला काटना पड़ा, उसका गुलिटीन करना पड़ा। उसके बाद हम अगला बड़ा लीडर देखते हैं, बीच में आए होंगे छुटपुट छुटपुट, हमें क्या लेना देना। अगला बड़ा लीडर देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। उसने भी वही किया जो उसके पीछे वाले लोगों ने करा। फ्रांस में उसने एक सिस्टम लगाया, उसने स्लेवरी खत्म कर दी। लोगों को लगा कितना अच्छा आदमी है, इसने स्लेवरी खत्म कर दी। ठीक है, सॉरी, रॉब्सपियर ने स्लेवरी खत्म कर दी, तो लोगों को लगा कितना अच्छा आदमी है रॉब्सपियर है, लेकिन फिर उसने इक्वालिटी ब्रेड निकाली और उसको गला काटना पड़ा। फिर नेपोलियन बोनापार्ट आया, सिंस वो आर्मी से था तो लोगों को लगा यार ये तो कुछ बड़ा काम करेगा, ये अच्छा आदमी है, ये हमारे बीच से ही निकला है, क्योंकि वो छोटा आदमी था। जैसे तुम लोग, बहुत लोग मोदी से कनेक्ट कर पाते हैं कि ये चाय बेचते थे तो ये हमारी प्रॉब्लम समझेंगे। उस समय फ्रांस के लोगों ने भी यही सोचा कि नेपोलियन बोनापार्ट सिंपल आर्मी से निकला हुआ एक आर्मी का बंदा है, नॉर्मल उस काम करता है, तो अगर ये बड़ी पोजीशन पे बनेगा तो ये हमारी प्रॉब्लम समझेगा। लेकिन जब वो बड़ा हुआ उसने स्लेवरी वापस शुरू कर दी। तो लगा भाई स्लेवरी तो बड़े लोगों का काम है, ये स्लेव गुलामों को खरीदना और बेचना ये क्या नॉर्मल पैसे वाले लोग कर सकते हैं? ये तो अमीरों के शौक है कि अपने घर में 10-10 गुलाम खरीदे हुए रखे हैं। हम में से किसी के घर में कोई खरीदा हुआ गुलाम नहीं है कि हमने किसी स्लेव को खरीद रखा है। हम पेमेंट देते हैं कि भाई 1 घंटे काम कर लो, चलो अपने घर चले गए। ऐसा नहीं कि हमने किसी इंसान को खरीद लिया है। तो ये अरिस्टोक्रेटिक बिहेवियर है। अरिस्टोक्रेटिक का मतलब अपर क्लास, एलीट क्लास। नेपोलियन ने वो चीजों को सपोर्ट करना शुरू करा, तब नॉर्मल जनता के खाप टूटे कि नहीं यार ये भी वही है। फिर जब उसको, लोगों को जब तक समझ में आ पाता तब तक घर में उसने क्या करा, बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठा कर ली और यूरोप की हर कंट्री पे चढ़ाई करने लगा। सारी कंट्रीज को अपने अंडर कंट्रोल में उसने करने लगा। तब जाकर के यूरोप के कुछ सारी कंट्रीज मिल गए, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ वियना में मिले, और वियना में मिलने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हमें नेपोलियन को हराना पड़ेगा। और वो वाटरलू के युद्ध में बहुत सारे लोग, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन एक साइड में थे, सॉरी फ्रांस अलग थे और ब्रिटेन, जर्मनी और रशिया एक तरफ थे, और सब लोगों ने मिल करके फ्रांस को हराया। और वाटरलू में जब नेपोलियन हार गया तब उन लोगों ने पता क्या डिसाइड किया? उन लोगों ने तब ये डिसाइड करा जैसा सिस्टम चल रहा था वो बेटर था। बिकॉज तुमने रिवोल्यूशन शुरू तो कर दिया है, लेकिन तुम्हें रिवोल्यूशन का अगला स्टेट नहीं पता है। तुम्हें केवल आज हमें सब पता है कि लिबर्टी के बाद इक्वालिटी होनी चाहिए, फिर इलेक्शन होना चाहिए, पीएम होना चाहिए, सीएम होना चाहिए। लेकिन उस वक्त इक्वालिटी, लिबर्टी एकदम एलियन फिनोमेना थे। जैसे आज हमारे लिए कोरोना एलियन फिनोमेना है, कल को कोई नया बायोलॉजिकल वेपन आ जाएगा, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। हम 1 साल घर के अंदर बैठे हैं, वी नो नथिंग। हजारों लाखों साइंटिस्ट लगे रहे, कितना भी अपना दिमाग लगा दो, लेकिन नहीं पता, क्योंकि ये चीज ऐसे जो पता ही नहीं है। उस वक्त के लोगों का भी यही हाल था। तो क्या हुआ, पूरी की पूरी कंट्री स्टेटस को, पूरी की पूरा जो कॉन्टिनेंट था वो स्टेटस को पे चला गया। स्टेटस को का मतलब क्या, जैसा चलना है चलने दो। हर जगह किंग लोग रीइंस्टेट हो गए, फिर से किंगशिप आ गई। तो तुम अगर ये मुझे बोलो कि नहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत बड़ी सक्सेसफुल चीज थी, सक्सेसफुल था। क्यों था? क्योंकि कम से कम दुनिया को उसने ये तो सिखा दिया कि लिबर्टी और इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, और इसके लिए लड़ना वर्थ है। लड़ना वर्थ क्यों है? क्योंकि सारी जिंदगी गुलामी करके अपना कमाया हुआ पैसा आप किंग को नहीं दे सकते, इतनी सी फीलिंग थी। लेकिन हजारों सालों से लोग यही करते चले आ रहे थे, उनकी आदत बन गई थी। ठीक, फ्रांस के अलावा अगर अब फ्रांस को छोड़ दो, तुम लोगों ने रिवाइज कर लिया जितना करना था, तो मेन प्रॉब्लम है क्या? मेन प्रॉब्लम ना तो बेटा फ्रांस है, ना तो जर्मनी है,
और ना ही अमेरिका है। मेन प्रॉब्लम है अमीर लोग। किसको ये बात समझ में आ गई कि चाहे वो रॉबस्पियर रहा होगा, चाहे वो नेपोलियन रहा होगा, चाहे वो लुई 16 रहा होगा, हर एक इंसान ऑटोक्रेट या डिक्टेटर बनने के बाद में अमीरों से नहीं छुटकारा दिला पाए गरीबों को, तभी तो सारी चीजें फेल हो रही है ना। अल्टीमेटली नेपोलियन भी हमारे बीच में से ही निकल करके स्लेवरी वापस शुरू कर रहा है। क्यों कर दे रहा है? क्योंकि रिच लोगों से पंगा छुड़ाना इतना आसान काम नहीं है। तुम किंग को मार भी दोगे तब भी कंट्री में कुछ क्लास ऐसी रहेगी जिसके पास में बहुत पैसा है, समझ गए? और वो क्लास चाहो या ना चाहो, जाने अनजाने में इधर उधर करप्शन करके अपने आप को रिच प्रूफ कर ही लेगी। और आज भी हर कंट्री का यही प्रॉब्लम है। इंडिया में भी 8 10 20 फैमिली जो रिच है, उनके पास कंट्री का तकरीबन तकरीबन 60% वेल्थ है। हम लोग जितना भी पैसा कमाते हैं उसमें 60% केवल 1% रिच के पास में है, बाकी 30% 70-80% मिडिल क्लास के पास में है। और गरीबों के पास में जो कि 70% होंगे, तकरीबन 70% से कम जनता हमारे यहाँ आसपास बीपीएल कैटेगरी में आती है, 50-60%, उनके पास 1% भी दौलत नहीं है। जितनी हमारे पास पूरा मिला के उसका 1% भी 70% लोगों के पास में नहीं है। कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो आज भी यह बात एकदम ट्रू है कि कुछ कंट्री में जो अमीर लोग हैं वो ही सिस्टम को हिला देते हैं। क्योंकि आईएएस अगर कुर्सी पे बैठा है, 1 लाख रुपए दे दिया, आईएएस बिक गया। सो ये सिस्टम बहुत बड़ा था। जो लोगों को लगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से बस खत्म हो जाएगा, वो नहीं हुआ। तो यहाँ आती है बैटल ऑफ आइडियोलॉजी, जहां हम आज से पढ़ने वाले हैं। उसमें 2 नाम है जो कभी नहीं भूलने हैं, और तुम भूल भी नहीं सकोगे। बड़े हो जाओगे तब भी यही बात याद आएगी। उसमें एक नाम है, उसका नाम है कैपिटलिज्म, और दूसरा है उसका नाम है सोशलिज्म। अब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्लास के उन 2 बच्चों की तरह है जो एक दूसरे से इतना चिढ़ते हैं, इतना चिढ़ते हैं, इतना चिढ़ते हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। हर क्लास में होता है, एक लड़का एक लड़की जिसकी कभी नहीं पढ़ रही होती है, हमेशा झगड़ा चल रहा होता है। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को वही पेयर मानो, ठीक। इनका एक दूसरे के बिना कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एंटी है। अब एंटी कैसे है? कैपिटलिज्म एक फिलॉसफी है। कैपिटलिज्म क्या फिलॉसफी है? कैपिटलिज्म एक फिलॉसफी है जो ये कहती है कि मैंने जो कमाया है उस पे मेरा अधिकार है। जो कि सुनने में तो बड़ी सही लग रही होगी कि भाई मैंने जो कमाया उस पे मेरा ही अधिकार है। कैपिटलिज्म ये मानता है कि जितनी भी मेहनत इंसान ने करी है और उससे जितना पैसा आया है, वो सारे पैसे का अकेला का अकेला मालिक खुद वो इंसान है, कोई और नहीं हो सकता। तो कोई और अगर उसका मालिक नहीं हो सकता, तो कोई और इंसान बिना मेरी परमिशन के मेरा पैसा मांग भी नहीं सकता। बात सही है कि नहीं? लेकिन मतलब बिना परमिशन के ले नहीं सकता। ये हम एकदम बेसिक से शुरू करें कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म की जो फाउंडेशन है वो ये कहती है कि मैंने मेहनत करके अगर 5 करोड़ रुपए बनाए हैं, तो उस 5 करोड़ रुपए से अगर प्रथम के पास 5 करोड़ रुपए हैं, तो उसमें से 5 पैसा भी अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो अनिल को नहीं देगा। चाहे कितनी भी मेहनत अनिल कर रहा हो, लेकिन प्रथम को लग रहा है कि मेरा पैसा मेरे अकाउंट में, आई एम नॉट गिविंग इट। सिंपल फंडा ये मानता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ये मानता है कि अगर हमने कोई चीज प्रोड्यूस करी उस पर हमारा राइट है। और ये सबसे अच्छी चीज क्यों नहीं है? क्योंकि ये सुनने में अच्छी लगती है कि मैंने मेहनत की मुझे मिला, बट जैसे ही सोसाइटी में एक इंसान एक सीढ़ी चढ़ लेता है, उसके पास थोड़ा और पैसा आ जाता है, उस पैसे से वो और इन्वेस्टमेंट करता है और पैसा बना लेता है, फिर थोड़ा और अमीर हो जाता है, फिर उतना अमीर हो गया, मान लो अब 10 करोड़ आ गए, 10 करोड़ से उसने 10 जगह और इन्वेस्ट कर दिया, और उससे फिर 20 करोड़ आ गए। तो अमीर अमीर होते चले जाता है और गरीब इंसान सिर्फ काम करते रह जाता है। सोशलिज्म एक वो फिलॉसफी है जो ये मानती है कि अमीरों की जो दौलत है उसके पीछे काम गरीबों का लगा हुआ है। मतलब अगर टाटा ये बोले कि सारा पैसा मैं अपने अकाउंट में रखूंगा क्योंकि मैंने टाटा कंपनी को खड़ा करा है, तो ये बात कैपिटलिज्म वाले को अच्छी लगेगी कि नहीं नहीं सही बात कह रहा है, इसने तो खड़ा करा है। लेकिन सोशलिज्म वाला ये बोलेगा कि तुमने भले ही पैसा लगाया होगा, लेकिन वो पैसा तुमने खुद नहीं बनाया, क्योंकि तुम्हारी कंपनी में 10 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं और वो 10 लाख एम्प्लॉय तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए तुम इतने अमीर हो। और जो तुम बोल रहे हो कि 10 लाख एम्प्लॉय को तुम सैलरी देते हो इसीलिए उनका कोई हक नहीं बनता है, वो एक्चुअली तुम बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि जितना काम तुम उन लोगों से लेते हो उसके कंपैरिजन में उनको सैलरी बहुत कम देते हो।
तो सोशलिज्म ऐसा मानता है कि कैपिटलिस्ट लोग गरीब लोगों का हक मारते हैं, 3,000 का काम कराते हैं, पेमेंट करते 1,000 की, और वो जो 2,000 रुपए होते हैं वो अपनी जेब में रख लेते हैं। सोशलिज्म का बेसिक फंडा जितना मैंने बताया बस इतना ही है। तो 90 मैम आफ्टर, हाँ पूछो बेटा। मैम एक बार मैम आप इंग्लिश में मैम इसकी डेफिनेशन बोल दो मैम, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की। मैं सब बताऊंगी, फिलहाल अभी समझो, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट, आई विल टेल एवरीथिंग, ठीक। सो अभी अगर मैं इंग्लिश में थोड़ी देर डिक्टेट कर देती हूँ, इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट इट डाउन। कैपिटलिज्म इज अ फिलॉसफी which thinks that individual attainment is personal matter, जो मैंने कमाया है वो मेरा है, यानी इट फेवर्स मेरिटोक्रेसी, मेरिट, उसी वर्ड से ये नाम आया है मेरिट कि हाँ पूछो प्रथम। अब मुझे नहीं समझ आया कि कैपिटलिज्म गलत क्यों है। तुम्हें सोशलिज्म में क्या गलत लगा? मैम अगर हमने कमाया तो वो हमारा ही तो हुआ, और किसी का हाँ क्यों ठीक होगा? है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कमाया, अभी अगर टाटा कंपनी में से सारे के सारे एम्प्लॉय एक साथ रिजाइन कर दे, तुमको क्या लगता है टाटा कंपनी कितना कमा सकती है? काफी कम। काफी कम या जीरो? जीरो। और मैम जिन लोगों ने पहले भी तो कुछ कैसे प्रोडक्शन होगा ना। तो कैसे ये मान लोगे तुम कि फिर बाकी लोगों का कोई स्टेक नहीं है? क्योंकि तुमने बाकी लोगों को जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे पास तुम इस पोजीशन पे हो कि तुम बाकी लोगों को सैलरी दे सकते हो, दैट डजंट मीन कि काम तुम कर रहे हो। तुम पैसा बना रहे हो बट काम तुम तब भी नहीं कर रहे हो, काम कोई और तुम्हारे लिए कर रहा है। समझ रहे हो फंडा? दोनों ही फिलॉसफी गलत नहीं है। कैपिटलिज्म, मैं ये नहीं कह रही ये गलत है या वो गलत है, मैं बोल रही हूँ यही तो झगड़ा आज तक चलते चले आ रहा है। तभी इंडिया में हमने मिक्स्ड डेमोक्रेसी को रखा है। अगर किसी को 8th की क्लास याद होगी तो मैंने ये बोला था कि ना तो हम कैपिटलिज्म को फेवर करते हैं, ना हम सोशलिज्म को फेवर करते हैं। हम फेवर करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी को, जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म एक साथ रह सकता है। यही रीजन है कि हाँ बेटा। मैम बट आपने कहा था कि अगर हमारी परमिशन ना हो तो कोई और नहीं ले सकता, पर अगर हम परमिशन दे दें उसे तो? परमिशन दे दोगे तो तुम गांधी जी का प्रिंसिपल फॉलो कर लोगे, क्योंकि गांधी जी यही कह रहे थे कि प्राइवेट लोग जो है उनको पैसा कमाने का पूरा अधिकार है, लेकिन उनको इतना उदार होना चाहिए कि जब वो अपनी नीड के अलावा जो बच रहा है वो सब गरीबों को दान कर दें। उसको बोलते हैं गांधी जी का ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल। गांधी जी ने यही सोल्यूशन दिया था जो सोल्यूशन तुम दे रहे हो, कि प्राइवेट लोग अपना पैसा कमाते रहो लेकिन गरीबों की मदद करना भी जरूरी है। तो क्या करो, प्राइवेट लोग समझ लो कि तुम लोग कमा तो रहे हो लेकिन तुम लोग कोई अलग ही दुनिया में रह रहे हो, ब्रह्मा और की दुनिया में, और वहां इतना अच्छे हैं सब लोग कि कमाने के बाद में भी सब दान कर देते हैं। तो तुम सब दान कर दो, जितना तुम्हें जरूरत है उतना रख के। तो प्राइवेट वाला कहेगा मैं पागल हूँ जो पूरा दिन काम करूं, रात काम करूं, मैं 10-10 मीटिंग अटेंड करूं और फिर एंड में जो पैसा है वो सबको बांट दूं। लेकिन ऐसे लोग हैं इस कंट्री में, दो एमएनसी काम करती है, एक है टाटा और एक है अंबानी। अंबानी कैपिटलिज्म वाला है, जो पैसा रख रहा है वो सारा उसकी जेब में जा रहा है। पर रतन टाटा इज अ पर्सन जो पैसा बहुत ज्यादा ट्रस्टीशिप पे जाता है, जो लोगों को जाता है। कितनी भी दिक्कत आ जाएगी टीसीएस नौकरी से लोगों को निकालती ही नहीं है, क्योंकि वो चलती ही इसी प्रिंसिपल पर है कि पब्लिक और प्राइवेट को अगर कोएग्जिस्ट करना है तो कोई काम करे ना करे सैलरी देते रहो और सीएसआर यानी और पैसा डोनेट करते रहो। किसी को अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो तुम ये समझ लो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चलना है लंबा टॉपिक और ऐसे ये नहीं समझ में आएगा। मैम कैपिटलिज्म की वो डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम, चलो लिखो भाई डेफिनेशन। सारे डेफिनेशन वाले लोग पहले डेफिनेशन ही लिख लो, आगे की बात हम बाद में बताएंगे। सो कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम विच फेवर्स इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का एक ओनर हो सकता है। कैपिटलिज्म एक वो सिस्टम है विच फेवर्स इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, कि कितनी भी प्रॉपर्टी इकट्ठा हो गई, मेरे पास 50,000 करोड़ का एम्पायर है, मेरे को हक है कि वो 50,000 करोड़ पूरा मेरे ही नाम पर हो। और ये नाम वाम का सिस्टम जो है ना कि प्रॉपर्टी को इसके नाम कर दो उसके नाम कर दो, ये कैपिटलिज्म की वजह से ही है। क्योंकि सोशलिज्म तो ऐसा मानता है कि जितना भी पैसा कंट्री में है उस पे सबका हक है। तो जब सबका हक है तो उस केस में तो जरूरत ही नहीं कि किसी के नाम चढ़ाया जाए लैंड को, किसी के नाम चढ़ा दो प्लॉट को। पूछो सिमरन।
मैम तो हम ये बोल सकते हैं कि कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म डिपेंड्स ऑन द लेबर. ना, it does not Manual depend labor. on the labor, but capitalism and socialism says that the labor is the primary moving force. Capitalism उल्टा बोलता है. Capitalism, सबने definition लिख ली? Capitalism is a system which favors individual ownership of property and means and production. मीन्स एंड प्रोडक्शन का मतलब कि जिस चीज से सामान बनाते हो, और प्रोडक्शन मतलब जो सामान बनाते हो. तो कैपिटलिज्म ये बोल रहा है कि सब कुछ का ओनर मैं बन सकता हूँ. लैंड का ओनर भी मैं बन सकता हूँ, उसमें से जो गेहूं निकलेगा उसका ओनर भी मैं बन सकता हूँ, उस गेहूं में से जो आटा हो जाएगा उसका ओनर भी मैं बन सकता हूँ. कैपिटलिज्म, आई एम राइटिंग इट ओवर बोर्ड 5 बार. सो कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है. क्यों? क्योंकि थ्योरी में है. विच फेवर्स, क्या फेवर करता है? इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ wealth, means of production. मतलब जो तुम लोगों ने पागलपुर चैप्टर में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, क्या थे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और ब्रेन. कैपिटलिज्म ये मानता है कि ये चारों के चारों पर्सनल हो सकते हैं. पर्सनल का मतलब कि इन चारों का हक डिसाइड हो सकता है कि किसका है. समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, जिसका लैंड है वो हो गया जमींदार, क्योंकि वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है. जिसका वो है रिसोर्सेज है, वो बन गया अपना मशीन मालिक, यानी जो फैक्ट्री में लोग मशीन बनाते हैं. और जो लेबर, यानी जो इंसान लेबर प्रोवाइड कर रहा है या खुद लेबर बनने जा रहा है, वो अपना लेबरशिप का ओनर है. और जिस इंसान ने आइडिया सोचा है, इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्योंकि इंटेलेक्चुअल दिमाग ने सोचा है. मान लो तुम बल्ब बनाते नहीं हो, लेकिन तुमने बल्ब का डिजाइन अपने दिमाग में सोच लिया है, तो वो आईपीआर हो जाएगा. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सामने नहीं आई है, लेकिन दिमाग में मैंने कोई प्रॉपर्टी सोच ली. कोई नया आइडिया खोज दो तुम, समझ गए? तो उसको बोलते हैं आईपीआर. तो वो होता है नॉलेज. तो लैंड, लेबर, कैपिटल और नॉलेज कनेक्ट कर करके पढ़ा रहे. बुद्धि को थोड़ा खोलो, आगे बहुत काम आएगी फ्यूचर में. फिर याद करोगे मुझे और दंडवत प्रणाम करोगे जमीन में 10 बारी. समझ गए? तो लैंड, लेबर, कैपिटल और नॉलेज, ये चारों चीज बेसिक मींस ऑफ प्रोडक्शन है. ज्योग्राफी में रो रो करके यही पढ़ाते रहते हैं. क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि बेटा इस दुनिया में तुम्हें कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी होगी, कोई भी चीज प्रोड्यूस, कुछ भी बनाना होगा, तो तुम्हें ये 4 चीज की जरूरत पड़ेगी. और कैपिटलिज्म क्या बोल रहा है? कितने चालाक लोग हैं, दुनिया में कोई भी चीज बनाने के लिए केवल 4 चीजें चाहिए. और कैपिटलिस्ट बोल रहे हैं कि ये चारों की चारों चीजें किसी एक इंसान को बिलोंग कर सकती है. मतलब अगर वो इंसान कह दे कि पूरी प्रॉपर्टी मेरी, आई एम नॉट गिविंग इट टू एनीवन, तो सामने वाला भूखा मरता है तो मर जाए, कैपिटलिज्म वाले की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि उसकी तो प्रॉपर्टी थी, उसने देने से मना कर दिया. कल को तुम्हारे सामने बैगर है कोई, तुम्हारे पास पूरे वर्ल्ड का पैसा तुम्हारे पास है, या पूरे वर्ल्ड का पैसा बिल गेट्स के पास में है. अब हम सब लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा, क्योंकि सारा पैसा अल्टीमेटली बिल गेट्स के पास चला गया. क्योंकि सिस्टम ऐसे ही काम कर रहा है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है. तो हम सब लोग भूखे मरे रहेंगे. हम लोग बोलेंगे दाता पैसा दे दो, खाना खाने के लिए भूख लगी है. बिल गेट्स कहेगा मेरा पैसा है, मैंने कमाया इतनी मेहनत से, 10 साल लगाए, मेरी 4-5 पीढ़ियां लग गई पैसा कमाने में, मैं एक पैसा नहीं देता किसी को. तो उस केस में क्या होगा? everyone else except for Bill Gates will die. और जब सारे ही मर जाएंगे तो Bill Gates itself, Bill Gates will also die. किसके ऊपर राज करोगे तुम? समझ रहे हो एनॉमली, समझ रहे हो दिक्कत, समझ रहे हो कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम क्या है? कि कुछ टाइम तक तो लगता है कि मींस ऑफ प्रोडक्शन उसी का है जो बोल रहा है कि मेरा पैसा है, लेकिन अगर ये मेरा पैसा ज्यादा चल गया तो उस केस में गरीब लोग, जनता खत्म ही होती चली जाएगी और पूरा का पूरा सिस्टम इकट्ठे कोलैप्स कर जाएगा. एक तरह का भाई भतीजावाद जिसमें करण जौहर जी आजकल बहुत फंसे हुए हैं, वही है कैपिटलिज्म. तो कैपिटलिज्म इज नथिंग बट a philosophy which says कि means of production, wealth, property, everything is individual. किसी एक इंसान की हो सकती है, समाज की नहीं होती. सिंपल फंडा है. तुम्हारे घर में जो टीवी है तुम कह रहे हो मेरी है, मैं कल को कह दूं मुस्कान से कि भाई तुम्हारी टीवी मेरी है, कहेगी ये क्या मैम पागलपन वाली बात है, मेरे पापा ने खरीदी थी. यही है कैपिटलिज्म. लेकिन सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म ये बोल रहा है कि सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब कलेक्टिव है. इन अ वे
उस पूरे के पूरे रिसोर्सेज में किसी ना किसी का कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल जो खाना हम खा रहे हैं, हम पैसा देकर जरूर उस खाने को खरीद रहे हैं, बट वो खाना जहां पे उगाया गया है किसी ना किसी की मेहनत इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से सोसाइटी आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से।